अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने मेरी कहानी अजनबी हसीना के पार्ट 1 को पसंद किया, उसके लिए शुक्रिया। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, फिर भी आपने मेरी कहानी को पसंद किया और इसके लिए बस शुक्रिया अदा करूँगा आपका। दूसरे ये कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कहानी का आगाज़ करते हैं। आइए अजनबी हसीने का पार्ट 2 सुनते हैं। मैं कुछ देर वहीं पर खड़ी रही, फिर हल्के कदमों से चलती हुई अपनी गली में मुड़ी। गली के कोने पर अजमल मैं उसे नज़रअंदाज करती घर में घुस गई और मैं इतना खुश थी कि माँ ने मेरी खुशी को महसूस कर लिया। अब तो जैसे मैं दीवानी हो गई थी, बस उसके ही सपने, उसकी ही शक्ल दिमाग में रहती। हर आती जाती गाड़ी ऐसा लगता जैसे वो ही चला रहा हो। बहुत दिन गुजर गए, ना तो मिसेस मलिक पार्लर आई और ना ही अपनी भतीजे के काम के लिए मुझे बुलवाया। मैं बेकरार थी, बहुत ही ज़्यादा बेकरार। मैं किसी भी तरह उससे रब्ता करना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। उससे मिलने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। मिसेस मलिक को फ़ोन करूं ये मुनासिब नहीं लग रहा था। कई दिन गुजर गए, मुझे गुस्सा आने लगा, बात बेबात गुस्सा आने लगा। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने मिसेस मलिक को फ़ोन कर ही दिया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से मिसेस मलिक बोली। मैम, मैं ज़रताज बात कर रही हूँ। सलाम के बाद मैंने कहा, ब्यूटी पार्लर से। ओह ज़रताज, कैसी हो? मिसेस मलिक ने कहा। बोलो, कैसे फ़ोन किया? मैम, मैं आज फारिग थी, आप कहें तो मैं आज बेबी के बाल बना दूँ, आप कहें तो मैं आ जाती हूँ। ओह डियर, वो तो शहर से बाहर गई हुई है, मिसेस मलिक बोली। वो आएगी तो मैं बुलवा लूँगी। वो मैम, मैंने बेख्तियार कहा, मुझे कुछ काम था। हाँ बोलो, मिसेस मलिक बोली, क्या काम है? मैम, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने झूठ बोला, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ओह, तुम्हें पहले बोलना था ना, मिसेस मलिक बोली। कितने चाहिए? मैम, यही कोई 10,000 तक मिल जाए तो, मैंने सोचते हुए कहा। मैं जल्दी वापस कर दूँगी। बेवकूफ़ लड़की, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं फराज के हाथ भेज दूँगी। घर या पार्लर? कहाँ? पार्लर भेज दें मैम, मैंने जल्दी से कहा। ओके, भेजती हूँ, मिसेस मलिक ने कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं रुपए भेजती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। फ़ोन बंद हो गया। लगता है बहुत जल्दी में है, मैंने खुद से कहा। और ये फराज कौन है? उसका नाम फराज है या किसी और को भेज रही हैं? वही हो। मैं बेकरारी से टहल रही थी। अगर वो नहीं भी हुआ तो इसका कोई अता पता तो मालूम कर ही लूँगी। मैं बार बार शीशे के पार देख रही थी। बहुत देर बाद वो गाड़ी में आया। कितना अच्छा लग रहा था। मेरा दिल धड़कने लगा, सांसें फूल रही थी। पार्लर के गेट पर आया, उंगली से शीशा बजाया। मैंने लॉक खोला। सलाम के बाद उसने लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, ये मैम ने भेजा है और कहा है और ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर लीजिएगा। ओके, मैं चलता हूँ। आप अंदर तो आएँ, मैंने उखड़ी सांस के साथ कहा। नहीं जी, आप ये लिफाफा चेक कर लें। मैं चेक कर लूँगी, मैंने घबरा कर कहा। आप अंदर तो आएँ, मुझे काम है। वो झिझकते हुए अंदर आ गया। मैंने गेट बंद कर लिया। आप बैठें, मैंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, उसने बैठे बगैर कहा। आप काम बताएं। काम तो कुछ नहीं, मैंने कहा। आप कुछ देर बैठें तो। नहीं, मुझे काम से जाना है, उसने जाते हुए कहा। मैं चलता हूँ,
आप 1 मिनट रुकें तो। मैं घबराकर उसके सामने आ गई। आप पहले भी अपने बारे में कुछ बताए बिना ही चले गए थे। वह हैरत से मुझे देखने लगा। क्या बताऊं मैं अपने बारे में आपको, और क्यों बताऊं? आप अजीब लड़की हैं, आपके वालिद बीमार हैं और आप। मैंने झूठ कहा था। मैंने जल्दी से उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मेरी तबीयत ख़राब है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। इसने चीख कर कहा, पागल हो तुम, हटो सामने से, कोई आ जाएगा। मैंने बेख्तियार उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंक गया। तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने इल्तिजा भरे लहजे में कहा। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात करनी है? उसने हाथ छुड़वाते हुए कहा। मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे पता नहीं क्या होने लगा है। हर वक्त तुम्हारा ख्याल दिल में रहता है, सोते जागते उठते बैठते, बस तुम। मैं क्या करूं, तुम बताओ, मैं क्या करूं? वो खामोश रहा, मुझे घूरता रहा, हैरत से कुछ नहीं बोला। फिर तेज़ी से निकल गया। मैं देखती रह गई। मैं सन्नाटे में आ गई। ये मैंने क्या कर दिया? मैं सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। ये मैंने क्या कर दिया? अम्मा ने कितनी बार कहा, तू जल्दबाज है, शैतान है, तुझसे सब्र नहीं होता। अम्मा, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। मैं क्यों इतनी जल्दबाज हूँ? अपने अंदर की तेज़ी को कैसे कम करूँ? इन्हीं सोचों में घिरी मैं घर आ गई। चादर ओढ़कर लेट गई। यही सोचती रही कि वो मेरे बारे में कितना गलत सोच रहा होगा। उसने मिसेस मलिक से मेरी शिकायत कर दी तो वो क्या सोचेंगी? मेरी नौकरी भी जाएगी। इन्हीं सोचों में रात गुजर गई। सुबह मुझे तेज़ बुखार था, सर भारी हो रहा था। ज़रताज, उठ जा जल्दी, अम्मा की आवाज़ आई। अम्मा, मुझे बुखार है, मैंने कराहते हुए कहा। सर में दर्द भी है, मेरे पास बैठ जाओ अम्मा। अम्मा ने मुझे हैरत से देखा। मैंने कभी अम्मा से सीधी मुंह बात नहीं की। अम्मा मेरे पास आईं, मुझे छूकर देखा। हाँ, बहुत तेज़ बुखार है। मुझे भी कल था। मौसम ऐसा ख़राब हो रहा है, सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। डॉक्टर तो इस टाइम कोई होगा नहीं। मेरी दवा की एक खुराक रखी है, चाय के साथ देती हूँ। अम्मा ने मुझे चाय पापी दी, इसके बाद दवाई दी। अम्मा, अब्बा कहाँ हैं? मैंने पूछा। आज तुझे अम्मा अब्बा का ख्याल कैसे आ गया? अम्मा ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुबह ही निकल जाता है तेरा बाप, घर में टिकता ही कब है? होगा कहीं। आजकल तो सिर्फ एक ही धुन सवार है तेरे बाप पर कि लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है। क्या? मैंने हैरत से कहा, मेरी शादी? हाँ, अम्मा ने चादर ओढ़ते हुए कहा। तू मान ना मान, दाल में कुछ काला है। तेरा बाप कुछ चक्कर चला रहा है। इस बेफिक्र आदमी को तेरी इतनी फ़िक्र मुझे हज़म नहीं हो रही। मैं जा रही हूँ काम पर, तू छुट्टी कर ली हो, अंदर से गेट बंद कर ले। अम्मा चली गई। मैं लेटी रही, सोचती रही क्या हो गया था कल, ये क्या हो गया फिर दवा ने अपना असर दिखाया। जाने कब सो गई। नींद में मोबाइल की बेल सुनाई दी। एकदम आँख खुल गई। मोबाइल सचमुच बज रहा था। मेरा दिल धड़क गया। हाथ पैरों में जैसे जान नहीं थी। खिसक कर मोबाइल उठाया। मिसेस मलिक का फ़ोन था। बेल बजती रही। मिसेस मलिक का फ़ोन। मैंने कॉल रिसीव नहीं की। मैं क्या करूं? ये मैंने क्या कर दिया? उसने मिसेस मलिक से कहा होगा। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? ये मैंने क्या कर दिया? मैं पछता रही थी। अब मैं क्या करूं? मोबाइल खामोश हो गया। मैं उठकर बैठ गई। मोबाइल उठाकर देखा, 5 मिस कॉल आ चुकी थी। मोबाइल फिर बजा। बेल बजती रही। फिर मैंने हिम्मत करके कॉल रिसीव का बटन दबाया। मिसेस मलिक की आवाज़ आई। कब से फ़ोन कर रही हूँ बेबी? खैरियत तो है? कैसी तबीयत है तुम्हारे फादर की? वो मैम रात की जागी हुई थी, इसलिए आग लग गई। ओ बेबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? ये बताओ, तुम्हारे फादर की तबीयत ठीक है? जी मैम, अब्बा की तबीयत अब बेहतर है। मैंने कहा, मामूली सा दर्द था, अब ठीक है। डॉक्टर ने आराम का कहा है। हाँ हाँ, आराम कराओ, कोई काम नहीं करने देना, फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ देख लूँगी, तुम उनको आराम कराओ। मैंने यही मालूम करने के लिए फ़ोन किया था, मिसेस मलिक बोली।
तुम्हारी आवाज़ से भी लग रहा है तबीयत ख़राब है। जी मैम, रात मुझे भी बुखार था, इसलिए मैं भी छुट्टी पर हूँ। और तुमने भी तबीयत ख़राब कर ली, मिसेस मलिक बोली। तुम्हें और पैसे चाहिए तो फ़िक्र नहीं करना। नहीं मैम, मैंने जल्दी से कहा, अब ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, मिसेस मलिक बोली। मैं फराज के हाथ और रुपए भेजती हूँ। नहीं मैम, ज़रूरत नहीं है। बस खामोश बेवकूफ़ लड़की, मिसेस मलिक बोली। मैं फराज के हाथ रुपए भेजती हूँ, तुम अपने अब्बा को भी और ख़ुद भी आराम करवाओ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद हो गया। मैं कुछ देर मोबाइल को तकती रही, फिर लंबी सांस लेकर मोबाइल बिस्तर पर डाल दिया। शुक्र है, मैं ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। इसका मतलब उसने मिसेस मलिक को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी फराज के हाथ पैसे भेज रही हैं। वो आएगा इसलिए कि इसकी नौकरी है, लेकिन मैं कैसे इसका सामना करूंगी? हिम्मत नहीं हो रही इसका सामना करने की। इन्हीं सोचों में काफ़ी वक्त बीत गया। फिर गेट बजने की आवाज़ आई। मैं बड़ी मुश्किल से उठी। दिल धड़क रहा था, कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। बहुत मुश्किल से गेट तक गई, झांक कर देखा, वो ही था। मैं पर्दे के पीछे खामोश खड़ी रही। ये लिफाफा ले लें, मैम ने भेजा है। मैंने मैम को मना भी किया था, मैंने पर्दे के पीछे से कहा। फिर भी रुपए भेज दिए। वो खामोश रहा। उसने लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, आप ये लिफाफा ले लें। मैंने हाथ बढ़ाकर लिफाफा ले लिया। फिर कहा, कल जो कुछ हुआ मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, आप मेरे बारे में कोई गलत राय कायम मत कीजिएगा। मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। वो खड़ा रहा, सुनता रहा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आते वक्त मैडम ने आपका नंबर दिया था, फराज बोला। क्या मैं आपसे फ़ोन पर बात कर सकता हूँ? मैं खामोश रही, मैंने कुछ नहीं कहा। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर मैंने उससे कहा कि आप हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर वो चला गया। मैं भी कमरे में आ गई और लेट गई और उसी के बारे में सोचती रही। खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। फिर दूसरे दिन सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे मोबाइल पर मैसेज देखा। फराज का मैसेज था, मैंने आपको माफ़ किया। मैंने फ़ौरन रिप्लाई किया, माफ़ करने का शुक्रिया। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, फराज की तरफ से मैसेज आया। फिर कैसे बात करनी है? मोबाइल पर नहीं, आपके पार्लर के सामने रेस्टोरेंट है। मैं कल 5 बजे चाय पीने आऊँगा, आप भी आ जाना। उसके बाद मैंने और मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं लेट गई। वो मुझसे मिलना चाह रहा है। मैं दिल में मुस्कुरा रही थी। वो मिलेगा तो मैं क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी, और वो क्या कहेगा? क्यों मिलना चाहता है? शायद वो मुझे पसंद करने लगा हो, या शायद नहीं। इन्हीं सोचों में मुझे फिर नींद आ गई। दूसरे दिन मैं तैयार होकर पार्लर के लिए निकली। पार्लर से फारिग होकर मैं सामने रेस्टोरेंट में गई। वो पहले ही से बैठा था। मुझे देखकर खड़े होकर इस्तकबाल किया, सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी बैठ गया। कुछ देर हम दोनों ही खामोश रहे। उसने खामोशी तोड़ी। क्या लेंगी आप? मैं तो चाय पीता हूँ। चाय ही मंगवा लें। बहुत मुश्किल से मेरे आवाज़ निकली। वो बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ ऐसे बैठना मुझे ख्वाब सा लग रहा था। उस दिन आपको क्या हो गया था? उसने सवाल किया, फिर मेरी तरफ देखने लगा। अगर उस दिन की बात ना करें तो, मैंने धीमे लहजे में कहा, उस दिन को भूल जाएं। वो एक अजीब सा दिन था। अगर उस दिन को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, मेरा मतलब है हमारे यहाँ बैठने का कोई जवाब नहीं बनता, फराज ने कहा।
उस दिन की वजह से ही आज हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं। उस दिन पर मैं शर्मिंदा हूँ और मैं चुप हो गई। उसने कहा और अपनी दीवानगी पर हैरान भी। हैरान तो तुमने मुझे कर दिया, फराज बोला, और परेशान भी। मैं सो नहीं सका उस रात। मैंने कहा ना मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने गर्दन झुकाकर कहा। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, पहली नज़र की मोहब्बत के बारे में सुना है आपने? वो खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। मुझे आपसे पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई, और क्या कहूँ। आप भी तो कुछ बोलें, आप खामोश क्यों हैं? कुछ देर खामोशी के बाद फराज बोला, मैं क्या बोलूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप जैसी हसीन खूबसूरत लड़की ने मुझ में क्या देखा। फिर मैं एक ड्राइवर हूँ, दूसरे शहर का रहने वाला हूँ। आपको तो कोई भी अमीर आदमी पसंद कर लेगा, फिर मुझ में। एक मिनट, मैंने उसकी बात काट कर कहा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप कहीं से भी ड्राइवर नहीं लगता नहीं हूँ। उसने मेरी बात काट कर कहा, मगर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कराची नौकरी करने आया था, मगर कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए जो भी काम मिला कर रहा हूँ, मजबूरी है। वही तो मैं कह रही हूँ, जलताई ने कहा। आप कम बोलते हो लेकिन अच्छा बोलते हो। आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपका उठना बैठना और फिर पहनना ओढ़ना, ये सब ही आपकी शख्सियत को पुरकशी बनाती है और नज़र दूसरी दफ़ा देखने पर मजबूर करती है। ये शायद आपकी नज़र की खूबसूरती है, उसने हंसकर कहा। इससे पहले तो कोई लड़की मुझ पर नहीं मरी। आपको क्या पता है, जलताई बोली, शायद किसी में कहने की हिम्मत नहीं की होगी। तो आप में इतनी हिम्मत कैसे हो गई? फराज ने कहा। ये हिम्मत नहीं की है मैंने, जलताई ने कहा। किसी बिल्ली को देखा है जब वो किसी घर में घुस जाती है और बच्चे उसे मारने के लिए पीछे भागते हैं, आगे रास्ता नहीं होता तो वो मजबूरन पलटती है और मारने वालों के बीच में से निकल जाती है, क्योंकि आगे रास्ता नहीं होता। आपको देखने के बाद मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। आप शायद कोई और मेरे दिल को ना भाए। आप मोहब्बत करें ना करें, लेकिन मैं इकरार करती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मुझे नहीं लगता तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, फराज ने सीरियस लहजे में कहा। क्यों? मैंने सवालिया लहजे में कहा। इसलिए कि तुम अभी तक आप से तुम पर नहीं आई। जलताई हंसने लगी, वो भी हंसने लगा। वो मुलाकात बहुत यादगार थी। अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी। घर में हंसी खुशी रहती, ब्यूटी पार्लर में भी हंसी खुशी काम करती, और मेरे अंदर एक तेज़ी सी आ गई थी। अम्मी अब्बा से भी खुश अखलाकी से बात करती, कभी टीवी देखती, कभी ड्रामा देखती, गाने सुनूं ना सुनूं, बस मैं हर वक्त खुश रहती थी। बात बात पे मैं हंसती थी। अम्मा मेरी इस खुशी को देखकर बहुत खुश थी। फिर एक दिन फराज ने भी अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैं घर आई तो अम्मा घर पर नहीं थी। मैंने अपनी चाबी से ताला खोला और आकर अपने कमरे में लेट गई। मैं कभी टीवी देख रही थी, कभी गाने सुन रही थी। फिर गेट बजने की आवाज़ आई। मैं तेज़ी से उठी, गेट खोला तो अम्मा थीं। अम्मा, मेरी अम्मा आते ही अम्मा से चिपट गई। अरे छोड़, मुझे गिराएगी क्या? अम्मा ने कहा। पागल हो गई है क्या? माँ, मुझे भूख लगी है, मैंने इतरा कर कहा। कल जो तुमने दवा दी थी उसकी वजह से पेट में आग लगी है। कौरमा, बिरयानी, कीमा कुछ भी ला दो। हाँ हाँ, लाई हूँ। तो एक तरफ बैठ तो जा, हाथ मुँह धो ले, फिर मैं तुझे कुछ खाने के लिए देती हूँ। बस माँ, आज बात कुछ नहीं धोने, बस मुझे खाना चाहिए, बहुत सारा खाना, मैंने चीख कर कहा। बहुत सारा? पागल हो गई है, अम्मा ने हंसकर कहा। ठहर, मैं खाना लाती हूँ। अम्मा, मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगी। अरे क्या बावली हुई है, खाना खा लेना। नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगी। कितने दिनों बाद इस घर में तेरी हंसी गूंजी है। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं हो। हम तीनों ही अपनी अपनी धुन में लगे रहते हैं।
अरे अम्मा छोड़ो, मैंने कहा। अब्बा कब आते हैं? मैं सो जाती हूँ, अब्बा से मुलाकात ही नहीं हो पाती। तेरा बाप रात 2-2:30 बजे आता है, सुबह आँख खुलती है तो चला जाता है। अम्मा ने कहा, तू खाना खा। खाने के बाद अम्मा ने चाय बनाई, फिर मैं उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। अम्मा मेरे बालों में उंगलियां फेरती रहीं और मैं बचपन के किस्से सुनाती रहीं। बहुत दिनों बाद मुझे सुकून मिला, बहुत ज़्यादा सुकून। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, दिल चाह रहा था कि सो जाऊं। फराज का ख्याल जहन में आया। ख्याल आते ही मैं उठकर बैठ गई। अम्मा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। कमरे में आकर मोबाइल चेक किया, कोई मिस कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था। मैं लेट गई, मीठे मीठे सपने। मैं हंसने लगी। अम्मा सच कह रही हैं, मैं पागल हो गई हूँ। कितनी देर आंखें बंद किए लेटी रही। फिर गेट खुलने की आवाज़ आई। अब्बा आए हैं शायद। मैं उठकर बैठ गई। मैं बाहर निकली। अब्बा ने मुझे देखा, चौंक कर देखा और बोले, तू अभी तक जाग रही है? अब्बा तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैंने गेट बंद करते हुए कहा। इतने दिन हो गए, देखा ही नहीं। खैरियत तो है? अब्बा ने मुझे गौर से देखकर कहा। आज अपने बाप की याद कैसे आ गई? अब्बा की आवाज़ सुनकर अम्मा भी आ गईं। इसने याद तो कर लिया बाप को, माँ बोली। बाप ने तो पलट कर देखना ही छोड़ दिया है। अम्मा लड़ाई की कोई बात नहीं निकालना, मैंने अम्मा को रोकते हुए कहा। अब्बा मैं खाना लाऊं? नहीं, मैं खाकर आया हूँ। पानी दे दे थोड़ा सा। मैंने अब्बा को पानी दिया। अब्बा उधर ही सहन में बैठ गए, मैं भी बैठ गई। अम्मा चाय बनाकर लाईं। काफ़ी देर हम लोग बातें करते रहे, मेरे बचपन की, रिश्तेदारों की। फिर अब्बा ने मेरी शादी की बात छेड़ दी। शादी करने के लिए पैसे चाहिए हैं, अम्मा ने कहा। तुमने कुछ जोड़ा है अपनी बेटी के लिए? सब हो जाएगा, अब्बा ने उठते हुए कहा। बाप हूँ, अपनी बेटी के लिए सब करूँगा। इसका रिश्ता आने ही वाला है अब। कहाँ से? अम्मा बोली। किसी ने रिश्ते का कहा है क्या? हाँ, बता दूँगा। जल्दी किस बात की है? फिर बात करेंगे। अब्बा सोने के लिए चले गए। मैं सोचती रह गई, फराज की ज़िंदगी में आते ही ये कमबख्त रिश्ता कहाँ से आ गया। 2 दिन बाद फराज का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही मैंने कहा, अच्छा हुआ आज तुम्हारा फ़ोन आ गया, वरना मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। फराज मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। फराज फ़ोन पे बात नहीं हो सकती, तुम ऐसा करो, कल मेरे से मुलाकात करो। ठीक है, तो कल फिर किस टाइम? वही 6 बजे के टाइम, वही उसी रेस्टोरेंट में। चलो सही है, ओके। मैं कल इंशाल्लाह तुमसे मुलाकात करता हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरे दिन हम उसी रेस्टोरेंट में मिले। वो काले लिबास में आया था और बहुत प्यारा लग रहा था। उसने आते ही मेरी तारीफ़ शुरू कर दी। फिर हम दोनों बातें करते रहे। उसके बाद कॉफ़ी पीते हुए मैंने फराज से कहा, फराज घर पे मेरी शादी का जिक्र चल रहा है। अब्बा को मेरी शादी की फ़िक्र हो गई है। तुम कब तक अपने घर वालों को मेरे घर भेजोगे? फराज मुझे देखकर मुस्कुराया। फिर कहने लगा, तुम्हें जल्दी है तुम्हारे अब्बा को? नहीं, वो वाकई घर में शादी का जिक्र हो रहा है। कोई महल्ले से मेरा रिश्ता भेज रहा है, तो अब्बा उसका जिक्र कर रहे थे। मैं चाहती हूँ उससे पहले तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाओ। फिर फराज सीरियस हो गया। कहने लगा, मैं अगले महीने गांव जाऊंगा तो अपनी माँ को और भाभी को लेकर आऊँगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपने घर वालों को ज़रूर जल्द लेकर आऊँगा। ये मुलाकात भी एक यादगार मुलाकात साबित हुई। मैं खुशी खुशी घर में दाखिल हुई तो अम्मा अब्बा के बहस करने की आवाज़ें आईं। मुझे देखकर दोनों खामोश हो गए। फिर अब्बा चले गए। क्या हुआ अम्मा? अम्मा के चेहरे पर फिक्रमंदी देखकर मैंने पूछा, खैरियत तो है? अम्मा कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, तेरा रिश्ता आया है अज्जू के घर से।
अम्मा बोली। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अम्मा इसमें समझने की क्या बात है। मैंने बिगड़ कर बोला। मैं तुम्हारी इकलौती औलाद हूँ और सब जानते हैं वो कितना बिगड़ा हुआ बदमाश है, पूरा का पूरा बदमाश। फ़ौरन मना करना था। तेरा बाप कहता है मैंने हाँ कर दी है, अम्मा ने कहा। ज़रताज की शादी अजमल से होगी, यही फ़ैसला है मेरा। अम्मा अब्बा से कह देना मैं जहर खा लूँगी लेकिन इस मन्नूस से शादी नहीं करूँगी, मैंने कहा और कमरे में आ गई। चादर ओढ़ी, वापस बाहर आई। अम्मा से यास्मीन के घर जा रही हूँ कहकर बाहर निकल गई। मैंने यास्मीन को सारी बात बताई। यास्मीन ने मेरी बात सुनकर कहा, तो कर क्यों नहीं लेती अजमल से शादी? बहुत पैसा है इसके पास, पसंद करता है तुझे, खुश रखेगा। लानत भेजती हूँ मैं ऐसे पैसे पर, मैंने कहा। और तुम जैसी औरत ये बात कह रही है, मुझे हैरत हो रही है, जो ऐसे ही आदमी को भुगत कर तलाक लेकर घर बैठी है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे अब्बा भी राज़ी हैं और तुम्हारे अब्बा इस रिश्ते को मना भी नहीं कर सकते, इसलिए कि यास्मीन खामोश हो गई। इसलिए कि का क्या मतलब? मैंने कहा। चुप क्यों हो गई, बोलो। इसलिए कि अज्जू तुम्हारे अब्बा पर नोट खर्च करता है, यास्मीन ने कहा। ऐश करवा रहा है, शराब, चरस, जुआ, सब कुछ अय्याशियाँ करवा रहा है। शादी का खर्च भी वही उठाएगा और तुम्हारे अब्बा को मकान का लालच भी दिया है। ये सब सुनकर मैं सन्नाटे में आ गई। मैं घर आई, अम्मा को सारी बात बताई और कमरे में आ गई। फराज का फ़ोन आया। कैसी हो तुम? वो बोला। ठीक हूँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। क्या बात है, खैरियत तो है? फराज ने कहा। आवाज़ में वो तेज़ी नहीं है। तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ मैंने कहा। फराज एक बात बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? अगर करते हो तो जल्द रिश्ता लेकर मेरे घर आओ। क्यों, क्या हो गया अब? फराज ने हंसते हुए कहा। खैरियत तो है? खैरियत नहीं है फराज। फिर उसे सारी बात बताई। 1-2 दिन फराज से मुलाकात नहीं हुई, ना ही फ़ोन पर कोई ख़ास बात हुई। एक शाम में और फराज रेस्टोरेंट में मिले। उसने कहा, मेरी माँ और रिश्तेदार कराची में नहीं रहते, अपने शहर जल्द जा रहा हूँ, तुम्हें बताया तो था। लेकिन तुम कब जाओगे? मैंने कहा, जल्दी जाओ वरना अब्बा मेरी शादी अजमल से करवा देंगे। नहीं होने दूंगा तुम्हारी शादी। कहा, फिक्र मत करो, मैं जल्द जाने वाला हूँ। एक शाम घर आई तो मेहमान आए हुए थे। मैं सीधी अपने कमरे में घुस गई। अम्मा मेरे पीछे आईं। अम्मा कौन आया है? मैंने पूछा। अजमल के घर वाले हैं, अम्मा ने डरते डरते बताया। तेरे रिश्ते के लिए आए हैं। क्या? मैंने गुस्से से कहा। रिश्ते के लिए? मैंने मना किया था ना। मेरी बात अधूरी रह गई। अब्बा कमरे में दाखिल हुए। मैं नाश्ता ले आया हूँ, अब्बा ने कहा। मेहमानों के सामने रखो। अब्बा मैं अज्जू से शादी नहीं करूँगी, मैंने कहा ना। अब्बा मैं अम्मा से पहले ही कह चुकी थी। आवाज़ बंद। आवाज़ बिल्कुल ना निकले। खामोश। अब्बा ने मुंह पर उंगली रखते हुए गुस्से से कहा, जहाँ मैं कहूँगा उस जगह ही तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, वरना तुम मेरा गुस्सा जानती हो। अब्बा अभी तो मैं ये नाश्ता ले जाती हूँ, मैंने गुस्से में नाश्ते की ट्रे उठाते हुए कहा। लेकिन मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। मैंने जल्दी जल्दी ट्रे में नाश्ता रखा। अब्बा मुझे घूरते रहे। घूर क्यों रहे हो? अम्मा ने धीमे लहजे में कहा। जा तो रही है, तू लेकर जा, मैं उनके पास बैठती हूँ, अम्मा कहती हुई चली गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ था। फिर मैंने लंबा लंबा सांस लिया और ट्रे उठाकर कमरे में ले गई। सारी औरतों की नज़रें मुझ पर थीं। मैंने नाश्ता उनके सामने लगाते हुए कहा, आप लोग हमारे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, आपका आना सर आँखों पर, लेकिन ये रिश्ता नहीं हो सकता। सबके चेहरे उतर गए। अम्मा घबरा गईं। चुप हो जा, क्या बकवास कर रही है? अब्बा ने दबी दबी आवाज़ में कहा। पागल हो गई है? मैं पागल नहीं हुई हूँ अब्बा। उनको बुलवाने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। मुझे ये रिश्ता नामंजूर है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। अब्बा ने आगे बढ़कर एक ज़ोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। कमरे में खामोशी हो गई। मैं कमरे से बाहर निकल गई। अंदर से औरतों की आवाज़ें आने लगी। भाई, तुम्हारी लड़की किसी और को पसंद करती है तो तुम्हें हमें बुलवाने की क्या ज़रूरत थी जलील करने के लिए? क्या हम भूखे हैं तुम्हारे समोसे चाय के? चलो उठो,
चलो इधर से। हमने सोचा गरीब घर की लड़की है, खुश हो जाएगी, इसको तो तेवर ही दूसरे हैं। चलो लानत भेजो। अजमल से कहना कि कोई दूसरी लड़की देखे इस पर लानत भेज। वो कहती हुई निकल गई। उनके जाने के बाद अब्बा ने गालियों का तूफ़ान खड़ा कर दिया। मारा भी मुझे। मैंने भी अब्बा को खरी खरी सुनाई। अब्बा गालियाँ बकते हुए चले गए। अब पता नहीं क्या करेगा ये आदमी, अम्मा ने डर कर कहा, अज्जू के साथ मिलकर। कुछ नहीं होगा अम्मा, मैंने डिठाई से कहा। जान से मार देंगे ना, मार दें, लेकिन इस अजमल से शादी नहीं करूँगी।